हेलो दोस्तों, ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आप अगर मिडिल एज में हैं तो फिर आपको जानना जरूरी है कि मेरा रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यंग एज में हैं और इनिशियली आप जॉब में आए हैं तो उसमें भी आपको जानने के लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी बनना चाहिए कि आप रिटायरमेंट के बेनिफिट के बारे में मैं क्या जानना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें मैं अभी बताऊंगा आपको कि पेंशन कैलकुलेशन शीट कैसे भरते हैं। उसमें सारे कैलकुलेशन दिया हुआ है। आप अगर एक एक कैलकुलेशन का बात करेंगे तो फिर यहाँ पे हमने देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको रिटायरमेंट पेंशन क्या बारे में जानने मिलेगा, एनहांस फैमिली पेंशन क्या होता है उसके बारे में जानने मिलेगा, नॉर्मल फैमिली पेंशन के बारे में, कम्यूटेशन पेंशन क्या होता है, कितना परसेंट क्या कम्यूटेट होता है उसके बारे में अब जानेंगे, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो जरूर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए जरूर, और वीडियो को फुल देखिए तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में एंड तक मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेंशन कैलकुलेशन शीट के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें जितना बोला है ना सबके बारे में कैलकुलेशन में हम जानेंगे। ये एज पर रूल 61 के तहत आ रहा है। यहाँ पे आपका नेम, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका हम नेम डालेंगे। यहाँ पे आप कौन सा डेजिग्नेशन क्या कर रहे हैं जॉब वहां पे डालेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया हूँ। आप कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर अभी जॉब कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो, और कोई भी मिनिस्ट्री हो उसके डालेंगे आप। यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट शुरू है ये सब एग्जाम्पल के तहत लिया है। ये 1/3/1964 में दिया हूँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे वार्ड में बोला था तो वार्ड में मैंने थोड़ा बहुत मेंशन कर दिया हूँ। ये डेट ऑफ सुपर और रिटायरमेंट बोल रहा है, तो इसमें बीआरएस और मान लीजिए कंपल्सरी रिटायरमेंट ये सब कैटेगरी नहीं आता है। यहाँ पे ओनली सुपर जिसको बोलते हैं 60 साल के बाद आप जो रिटायरमेंट लेते हो उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ मान लीजिए कि आपने 29/2/2024 मतलब लेटेस्ट रिटायर हुए हैं। ठीक है, उस केसेस में आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पेंशन का बात करते हैं तो ये जो बात होता है ये रूल 48 पर 56A के तहत यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल बात करेंगे तो जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है, क्वालिफाइंग सर्विस होता है, ये क्वालिफाइंग सर्विस वो पेंशन ये हो गया आपका 34 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज यहाँ पे अगर हो गया मान लीजिए कि। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने एडिशन टू जो क्वालिफाइंग सर्विस है, फॉर एग्जांपल रोल 30 ऑफ द सीसीए पेंशन, इसमें हम 0 0 किए हैं क्योंकि आप कोई भी एडिशनल सर्विस कुछ भी नहीं है हमारा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं पे पीरियड ऑफ सर्विस नॉट क्वालिफाइंग फॉर पेंशन, जैसे कि आपका डाइजनॉन हो गया, ब्रेकिंग सर्विस हो गया, उस केसेस में आपको पीरियड ऑफ सर्विस, कोई भी पीरियड ऑफ सर्विस क्वालिफाई नहीं होता है पेंशन के लिए। तो ये मान लीजिए इस एक एक साल 2 मंथ और 15 डेज को हमने मान लीजिए कि नॉट क्वालिफाइंगे, तो उसको अगर माइनस करेंगे हम 34 ईयर्स से तो ये हो जाएगा आपका 33 ईयर्स 9 मंथ 14 डेज आपका हो रहा है टोटल क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, तो इसको अगर हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 34 ईयर्स 9 मंथ्स। तो इसको अगर हम हाफ करेंगे तो इसका होना चाहिए कि 68 हाफ होना चाहिए ऑफ ईयर्स। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम ये हाफ हो सकता है ये हो सकता है आपका 66 हाफ ऑफ ईयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एमुलमेंट ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ विद पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 7 पे सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार ही यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे 6 पे कमीशन के अनुसार कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 की हम बात करेंगे, इंडेक्स 15, अगर आप एक एम्प्लॉय इंडेक्स 15 में है तो इसके तहत हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, और उसका लास्ट पेड ऑन एज ऑन, ये अगर रिटायरमेंट हो रहा है 29 तारीख को तो उसका जो लास्ट पेड ड्रॉन है वो 29 तारीख तक हमने ये यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो 29 तारीख तक उसका हो रहा है, ये जो इंडेक्स 15 पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो हो रहा है लेवल 7 में ये हो रहा है 68,000 आपका हो रहा है। ठीक है, लास्ट पेड ऑन। तो ये अगर हम अगर बात करेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन के बारे में, तो आपको अगर फॉर्मूला जानना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि लास्ट पेड ऑन आपका जितना मिला था ना उसका हाफ कर देंगे तो ये आपका होगा आपका पेंशन का बेसिक पे। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक पे था ये आपका 68,000 था, इसका हाफ कर दिए तो ये आपका मिल गया आपका 34,000। ठीक है, ये हो गया आपका पेंशन। तो अगर एनहांस्ड फैमिली पेंशन का बात करते हैं, एनहांस्ड फैमिली पेंशन किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि आप 7 साल है आपका आपका नौकरी, मतलब मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट होता है 2024 से, और डेट ऑफ डेथ हो गया आपका 28/2/2031 के बीच में भी अगर आपका डेथ हो गया अगर 7 साल के अंदर, तो आपको वही ओनली 50% ही पेंशन आपको एलिजिबल है। मतलब आप वही जो पा रहे थे आप नॉर्मल पेंशन, वही भी नॉर्मल पेंशन आपको मिलेगा। बट आप अगर 7 साल के बाद अगर डेथ हो रहा है आपका तो आपको ऑर्डिनरी पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम मिलेगा। और ऑर्डिनरी पेंशन स्कीम में उसमें ओनली 30% आपको मिलेगा, मतलब 68,000 का आपका 30% जब मिलेगा पेंशन फैमिली पेंशन, ये हो जाएगा आपका 20,400 रुपीज।
और वो जो ओल्ड एज पेंशन है या फैमिली पेंशन जो 80 साल से ऊपर है, उसके बारे में हम एक सेपरेट शीट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन के बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसको मैं दे दूंगा, आपका कार्ड में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जो कम्युटेशन पेंशन है, ये आप 40% तक ही कम्युटेशन पेंशन कर सकते हैं। अगर उसी पेंशन के आधार पे मैं अगर 40% यहाँ पे करता हूँ 34,000 का, तो फिर ये बन रहा है 13,600 रुपीज, ये पर मंथ आपका कम्युटेशन, अगर आप 40% ले रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट बर्थडे मतलब आप 60 साल के लिए आपको रिटर्न होना है, तो 61 साल हो गया, मतलब ये आपका 60 ईयर्स का नेक्स्ट बर्थडे हो गया 61 ईयर्स। तो यहाँ पे जो कंपटीशन फैक्टर है, ये आपका एक आप गूगल में भी सर्च करके कंपटीशन फैक्टर जान सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कंपटीशन फैक्टर चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जो एज नेक्स्ट बर्थडे के जो 61 ईयर हुआ, उसका कंपटीशन फैक्टर हुआ आपका 8.194, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वैल्यू के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला है, ये 40% ऑफ पेंशन है इंटू 12 इंटू कॉम्पिटिशन फैक्टर। तो इस केसेस में आपका जो 40% ऑफ पेंशन पर मंथ हुआ, ये आपका हो गया 13,600 इंटू 12 हो गया, इंटू कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 हो गया, ठीक है। तो इसका जो टोटल कम्यूटेड वैल्यू हो गया है, ये हो गया आपका 13,261 रुपीज। इतना अमाउंट भाई आपको मिलने वाला है, ये कंपटीशन का ही पेंशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर इनकेस ऑफ कम्पिटिशन ऑफ डेथ और रिटर्न ग्रेचुइटी का अगर बात करते हैं, तो ये जो एलपीडी लिखा है, ये है लास्ट पेड डाउन कितना था, 68,000, यहाँ पे लिखा है 68,000, ठीक है। डीए कितना था भाई, डीए अभी चल रहा है 46% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आपका बन रहा है 31,280, ठीक है। इंटू 1/4, ये आपका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इंटू हाफ ऑफ सर्विस। तो इस केसेस में आपका कितना हो रहा था, 34 ईयर्स हो रहा था, उसका हाफ होता तो 68 ईयर्स होता, बट यहाँ पे मैंने जैसे कि बोल दिया कि 66 ईयर्स ही मैक्सिमम लेंगे। तो इस केसेस में हम 66 ईयर्स लेके इसको कैलकुलेट जब करें, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी हमको मिल गया, ये मिल गया आपको 16,30,120 रुपीज। आप समझिए कि एक रिटायरमेंट के बाद आपको कितना कितना पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे एक रेसिडुअरी पेंशन की बात करेंगे। रेसिडुअरी पेंशन इसको बोला जाता है, जो आपका जो जितना आपका अमाउंट बन रहा था नॉर्मल पेंशन स्कीम में, नॉर्मल पेंशन में, तो ये बन रहा था 34,000, ठीक है। 68,000 का हाफ 34,000 माइनस ये आपका जो 40% जो कम्यूटेशन किया ना, उसका अगर माइनस करेंगे तो निकलेगा, ये निकलेगा आपका, ये रेसिडुअरी पेंशन निकलेगा, ये 20,400 रुपीज। और ये जो होगा इसके बाद अलग उसका डीए भी है, उसका मिलेगा। तो ये रेसिडेंटली पेंशन पेंशन जो है ना, ये नोट करने वाला बात है। जो आपको रेसिडेंटली पेंशन मिलता है, ये आपको 15 साल दिया जाता है, वो जो कॉम्पिटिशन आप जो 40% लिए ना, उसको चुकता करने के लिए। तो उस दिन से 15 साल तक आपको मिलेगा 20,400 रुपीज। और जो नॉर्मल पेंशन, उसके बाद 15 साल के बाद आपको नॉर्मल पेंशन शुरू हो जाएगा। उस केसेस में आपको मिलेगा 34,000, जैसे कि मैं पहले से ही बात करके आ रहा हूँ 34,000 का। तो यहाँ पे हम मेन चीज देखते हैं, ठीक है। जो टोटल पेंशन अमाउंट है ना, ये रेसिडुअरी पेंशन के लिए कितना होगा, इसमें भी ये भी जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। तो जैसे कि रेसिडुअरी पेंशन हम देख लिए 20,400 रुपीज। यहाँ पे जो डीए जो कैलकुलेट करेंगे, ये 46% अभी चल रहा है, ठीक है, करेंटली। तो ये जो डीए जो कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे 34,000 के अनुसार ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रेसिडुअरी पेंशन आपने बेचे हैं, पेंशन ओनली 40%, आपका बेसिक पैसे बेचे हैं, बट डीए जो मिलेगा आपको 34,000 के हिसाब से ही मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 15,640 रुपीज। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन आपको मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 36,040 रुपीज। तो आप सोचिए कि आपको 40,000 का पेंशन बेचने के बाद भी आपको इतना मिल रहा है, सोचिए आप, ठीक है। तो ये जो और एक चीजें मिल रहा है, जो ये जो देखिए, ये जो मिल रहा है आपको नॉर्मल पेंशन। नॉर्मल पेंशन में आपको कैसे नॉर्मल, ये तो देखे हमने रेसिडुअरी पेंशन, नॉर्मल पेंशन में आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे गलत से मैंने रेसिडुअल पेंशन लिख दिया है, इसको नॉर्मल पेंशन काउंट कीजिए, और नॉर्मल पेंशन में मिलने वाला है 34,000। और इसमें टीए जो काउंट होगा, ये हो गया आपका 15,640 रुपीज। तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन हो गया आपका 49,640 रुपीज हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल पेंशन के कारण ये आपको ज्यादा आपको यहाँ पे पेंशन मिल रहा है, और जैसे डीए बढ़ता रहेगा, आपका पेंशन भी बढ़ता रहेगा। तो ये रहा मेरा फुल वीडियो। तो यहाँ पे मैं सब चीज डिस्कस किया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो का अच्छा लगा, तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। हमेशा आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में और चीजें के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़िए, चलिए देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू गाइज।